हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं वो है पीलियोट्रोपी। एक टॉपिक और बचा इसमें लीथल जीन, या उसे बोलते हैं घातक जीन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुप्रभाविता। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स में टॉपिक्स पीलियोट्रोपी, बहुप्रभाविता और लीथल जीन, घातक जीन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है पीलियोट्रोपी, बहुप्रभाविता। पॉलीजीन से प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने पॉलीजीन के बारे में पढ़ा, बहुजीनी। वहां एक विशेष लक्षण यदि एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है उसे बहुजीनी कहते हैं। एक लक्षण परंतु एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे ह्यूमन स्किन कलर। यहाँ अपोजिट स्थिति आएगी। वहां क्या है, एक लक्षण है नियंत्रित हो रहा है अनेक जीनों से, यहाँ अनेक जीन हैं। ध्यान कर लेना। वंस अगेन, पॉलीजीन्स में प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने पॉलीजीन के बारे में अध्ययन किया था। पॉलीजीन का अर्थ है एक विशेष लक्षण अनेक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ वहां लक्षण एक था, जीन अनेक थी नियंत्रण के लिए। यहाँ लक्षण अनेक होंगे और जीन कितनी होंगी, एक। देखो, जनरली या ये बोल सकते हैं मोस्टली, सेलुलर लेवल कोशिका स्तर पर, सामान्यतः कोशिका स्तर पर एक जीन का प्रभाव एक ही लक्षण या विशेषक पर होता है। कहने का अर्थ है एक जीन एक ही विशेषक को नियंत्रित करती है, अर्थात वन जीन, एक जीन, वन एक्शन, एक ही कार्य। हिंदी में बोलेंगे एक जीन एक कार्य। ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। वन जीन वन एक्शंस क्या अर्थ है? सामान्यतः एक जीन एक ही कार्य करती है, एक कार्य करता है, एक ही विशेषक या एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है। ध्यान रख लेना। परंतु कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों पर नियंत्रण को ये बोल सकते हैं कंट्रोल्ड नियंत्रण रखती हैं, उसे पीलियोट्रोपी, बहुप्रभाविता कहते हैं। अब देखो, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, ध्यान में रखना। पॉलीजीन में क्या किया था हमने, एक विशेषक एक से अधिक लक्षणों द्वारा, यानी विशेषक लक्षण कितना था, एक। जीन कितने थी, एक से अधिक। यहाँ क्या है, एक से अधिक विशेषक हैं, उससे उल्टा वहां एक लिया है, यहाँ अधिक विशेषक लिए हैं। वहां जीन अनेक थी, यहाँ जीन कितनी है, एक जीन। अब इसमें एग्जांपल हम देखें, जैसे फर्स्ट तो है सिकिल सेल एनीमिया। क्या है एग्जांपल, सिकिल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो
ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल आएगा, वहाँ डीपली हम पढ़ेंगे इसे। यहाँ केवल डीपली नहीं ले रहे हैं। एनीमिया ब्लड की कमी को बोलते हैं। एनीमिया का अर्थ है ब्लड की कमी, रुधिर की कमी। ऐसा कब होगा? अनेकों कारण हैं, क्योंकि एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, 4 प्रकार के एनीमिया होते हैं मुख्यतः। माइक्रोसाइटिक छोटे आकार के लिए लेते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, सभी में एनीमिया आ रहा है, यानी ब्लड की कमी। पहले वाले अर्थ से उसका अर्थ निकलता है कि किस कारण ब्लड की कमी है। यहाँ क्या है, जो सेल हैं, सेल का अर्थ है आरबीसी, वो किस आकृति की हो जाती हैं? हंसियाकार आकृति की हो जाती हैं। जो हम घरों में हंसिया काम में लेते हैं, उस आकृति की, इस आकृति की हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन कम आएगा। कम आएगा तो ब्लड की कमी हो जाती है। देखो दोबारा, एनीमिया किसे कहेंगे? ब्लड की कमी कब होगी? जब सेल का अर्थ आरबीसी, यदि सिक्कल आकार की हो जाती है, हंसियाकार आकृति की हो जाती है, घरों में, खेतों में हम इसे काम में लेते हैं, इस टाइप हो जाती है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट चैप्टर में ये डिटेल से हम पढ़ेंगे इसे। दूसरा दे रखा है ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसे ध्यान कर लेना। फल मक्खी आगे के चैप्टर में आएगा। मॉर्गन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, फल मक्खी पर, और सहलगनता की खोज इसी पर मानी जाती है। सहलगनता है मेंडल का जो तृतीय नियम अपने पढ़ा इस चैप्टर में, स्वतंत्र अभियन का नियम, उसका अपवाद है, आलोचना है। ड्रोसोफिला में सफेद आंख, अलग अलग स्थिति मिलती है आइज कलर में, तो यहां सफेद लिया मैंने के लिए। एक प्रभावी जीन होता है डोमिनेंट, एक होता है अप्रभावी जीन, तो ये अप्रभावी जीन लिए। अप्रभावी जीन होमोजाइगस स्थिति में होने पर, कैसी स्थिति में? समयुग्मनजी स्थिति में होने पर, समयुग्मनजी स्थिति में होने पर अनेक लक्षणों को प्रभावित करती है, वंस अगेन करती है। देखो दूसरा एग्जांपल लिया है ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, फल मक्खी भी, आर्थ्रोपोडा का जीव है, क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। प्रीवियस 11th क्लास में अपने पढ़ा है। सफेद आंख, अलग अलग कलर में आइज का कलर होता है, उनमें व्हाइट कलर ड्रोसोफिला है। यदि उनमें रिसेसिव होमोजाइगस जीन पाई जाती हैं तो वो ड्रोसोफिला में अनेक लक्षणों को प्रभावित करती हैं। जैसे पहला है, अगर हम ले पहला, शेप ऑफ फीदर्स, यानी उसमें पंखों की आकृति बदल जाती है। पहला क्या होगा? पंखों की आकृति। दूसरा क्या है? शेप ऑफ स्टोमक, इसको बोलेंगे हिंदी में उदर की आकृति। किस स्थिति में होगी? केवल ध्यान ये रखना है, यदि ड्रोसोफिला की आईज व्हाइट कलर में हो, साथ में अप्रभावी जीन जो समयुग्मनजी स्थिति में है, तभी ऐसा होगा। तो शेप ये तो कैसे हो जाएंगे? अवशेषी पंख रह जाते हैं, वेस्टिजियल, यानी कोई यूज नहीं रहता है, पंख पाए जरूर जाते हैं परंतु यूजलेस रहते हैं। अगला है उदर है, वो कुंडलित हो जाता है, कोलाइड। ये चेंजमेंट है कब? ऐसे कलर की आईज होने पर, और जीन कैसी होने पर? रिसेसिव होमोजाइगस होने पर पंखों की आकृति अवशेषी हो जाती है, यानी अवशेष के रूप में बचे रह जाते हैं। उदर की आकृति का हो जाता है, कोलाइड शेप हो जाता है, कुंडलित शेप हो जाता है। यहाँ एक आगे के एक चैप्टर में मलेरिया का भी हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो यहाँ एक इसकी अच्छी विशेषता है, क्योंकि आगे के चैप्टर में वैसे डीपली में आएगा। इस चैप्टर में भी दे रखा है ये कि जो बच्चे इस विकार से ग्रसित होते हैं, उन्हें सामान्यतः मलेरिया रोग नहीं होता है। उसका कारण यह है क्योंकि इसके आरबीसी ऐसी आकृति में होती हैं
और चेंज किस आकृति में हो जाती हैं, इस आकृति में चेंज हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है, वो प्लाज्मोडियम यहाँ प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर पाता है, पोषण नहीं प्राप्त कर पाता है। पोषण प्राप्त नहीं करने के कारण वो डेड हो जाता है। देखो दोबारा, सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों का एक बेनिफिट क्या है? इन विकार से ग्रसित व्यक्तियों को कभी मलेरिया रोग नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम पैथोजन के कारण होता है, प्लाज्मोडियम रोगजनक के कारण होता है। यदि प्लाज्मोडियम इस जीव में पहुंचते हैं, गमनांग नहीं पाए जाते हैं। स्पोरोजोआ क्लास में किया है पिछले साल आपने प्रोटोजोआ की, गमनांग नहीं पाए जाते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से पहुंचेंगे। जैसे यदि वो व्यक्ति इस या बच्चा इस विकार से ग्रसित है तो प्लाज्मोडियम यहाँ आरबीसी में पहुंचेंगे। आरबीसी में इन्हें पोषण ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होता है, पोषण ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होता है तो प्रोटोजोमन्स यानी प्लाज्मोडियम डेड हो जाते हैं और ये विकार से ग्रसित व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित नहीं होते हैं। यानी सिकिल सेल एनीमिया को मलेरिया रोग नहीं होता है। कारण है क्योंकि मलेरिया का पैथोजन रोगजनक प्लाज्मोडियम को सिकिल आकार की आरबीसी में ठीक से पोषण नहीं प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों में देखी जाती या देखी गई है। डिटेल में अगले चैप्टर में इसे हम पढ़ेंगे। सेकंड है लीथल जीन, हिंदी में इसे बोलेंगे घातक जीन। कहने का अर्थ है किसी जीव में कुछ ऐसी जीन पाई जाती हैं जो सामान्य फिनोटाइप के साथ साथ उस जीव की जीवन शैली पर घातक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उस घातक प्रभाव के कारण उस जीव की मृत्यु हो जाती है। देखो क्या होगा, सामान्यतः कुछ जीन ऐसी हैं जो फिनोटाइप कंट्रोल करने के साथ साथ लक्षण प्रारूप कंट्रोल करने के साथ साथ जीव की जीवन जो क्षमता है उसकी, या ये बोल सकते हैं वाइटेलिटी को भी प्रभावित करती हैं, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। उसे लीथल जीन कहते हैं। तो पहला तो है खोजकर्ता। लीथल जीन की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे एल कुवेनोथ। इन्होंने 1905, देखो वंस अगेन, सामान्यतः कुछ जीन जीव के लक्षण प्रारूप के साथ साथ जीव की जीवन क्षमता को प्रभावित करती हैं, अर्थात जीव पर घातक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है। इस लीथल जीन की खोज किसने की थी? एल क्विनोथ वैज्ञानिक ने की थी। अगर आप टाइमिंग ध्यान में रखना चाहो, सन ध्यान में रखना चाहो तो 1905 में। दूसरा है किस जीव पर प्रयोग करके? माइस पर उन्होंने प्रयोग किया था, वो भी स्किन कलर पे। देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, कुछ जीन, क्या बोल सकते हैं, कुछ जीन बाहरी लक्षणों को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रहा है तो क्या बोलेंगे? फिनोटाइप या एक्सटर्नल कैरेक्टर, इसको ये बोल देंगे एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक ही अर्थ है एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल ट्रेड या फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, या बाह्य लक्षण बोलते हैं। किसे कहें? बाह्य लक्षणों को देकर जो अनुपात दिया जाता है उसे ही तो बोल रहे हैं। कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को प्रभावित करती हैं तथा इन जीनों के फलस्वरूप जीव पर घातक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव की
मृत्यु हो जाती है, जिसे लीथल जीन या हिंदी में बोलेंगे घातक जीन कहते हैं। देखो यहाँ तक भी हम ले सकते हैं परिभाषा। कुछ जीन बाहरी लक्षणों, एक्सटर्नल कैरेक्टर या फिनोटाइप के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती हैं, उसे भी क्या बोल देंगे, लीथल जीन कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है, कलर ऑफ रेड्स। ये बोल सकते हैं स्किन कलर्स ऑफ रेड्स। देखो ध्यान ये रखना, इसमें भी एक अलग स्थिति ली जाती है। रेड्स में येलो स्किन, येलो स्किन को क्या बोलेंगे, पीला त्वचा का रंग, वाई बोलेंगे, कैपिटल लेटर में वाई से दर्शाएंगे, की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण भूरे रंग, इंग्लिश में बोलेंगे ब्राउन कलर, कैसे दर्शाएंगे, स्मॉल लेटर में वाई जीन। वंस अगेन, रेड्स में येलो स्किन यानी पीला त्वचा का रंग की उपस्थिति के कारण भूरे रंग की जीन अपने लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, अर्थात येलो स्किन वाई जीन ब्राउन कलर स्मॉल वाई जीन पर डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है। अब देखो इसे एक चेकर बोर्ड से हम समझेंगे। जैसे पेरेंट फर्स्ट यदि मेल से माने, पेरेंट सेकंड फीमेल से होगा, ये भी येलो कलर, ये भी येलो कलर, परंतु कैसा लेंगे, हेटेरोजाइगस दोनों फॉर्म में, हेटेरोजाइगस। ये भी कैसा लेंगे, हेटेरोजाइगस। देखो येलो कलर के लिए अभी ये लिखा है, यदि कैपिटल लेटर में दोनों लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, होमोजाइगस। तो यहां ऐसी फॉर्म लेनी है, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी दोनों हेटेरोजाइगस लेने हैं। इसमें लाइन क्या लिखी है, देखो अभी येलो स्किन जीन ब्राउन पर क्या होगी, प्रभावी है। प्रभावी है का अर्थ क्या है, ये जीन इसके लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं होने देती, यानी इसी के लक्षण आते हैं, इसके कारण येलो कलर ही आता है, ब्राउन कलर नहीं आता। स्किन तो चूहों में त्वचा का ब्राउन कलर नहीं आता है, यदि ये दोनों जीन हैं हेटेरोजाइगस फॉर्म में तब। देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हम करें तो ये क्या बनेंगे, गेमिट, हिंदी में बोलेंगे युग्मक। इनमें भी आगे सेल्फिंग करवाएंगे, इसके फलस्वरूप जो चेकर बोर्ड बनेगा या पनेट स्क्वायर जो बनेगा, उसमें 4 संततियां बन सकती हैं। यदि इनको हम यहां लें, इनको यहां लेंगे, फिर यदि इनमें एक को मेल के रूप में दर्शाएं, जैसे इनको मेल के रूप में दर्शाएं,
ये नीचे वाले किस रूप में आ जाते हैं? फीमेल के रूप में आ जाते हैं। यदि इन दोनों का क्रॉस होगा कैपिटल वाई तो ये कैसा होगा? डोमिनेंट येलो। और ये चूहे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर्त हो जाते हैं। तो नीचे लिखा मैंने डाइड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसी फॉर्म है? यही फॉर्म है। कैसी है ये? हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मनज है। ये किस कलर के होंगे? येलो कलर के होंगे। यदि कैपिटल वाई स्मॉल वाई का होगा तब कैसा होंगे? येलो कलर के ही होंगे। ये भी कैसी स्थिति है? हेटेरोजाइगस। यदि ये दोनों क्रॉस होंगे आपस में स्मॉल वाई तो कैसे कलर के होंगे? ब्राउन कलर के होंगे। इस जनरेशन को क्या बोल देंगे? सेकंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन या F2 पीटी। देखो दोबारा, एक और लिए मेल से संबंधित, दूसरी और फीमेल से मान लेंगे। यदि कैपिटल वाई का होगा तो कलर कैसा होगा? डोमिनेंट येलो, यानी ये चूहा प्रकृति में नहीं पाया जाता, डेड हो जाते हैं, तुरंत मर्द, डाइड लिखा है मैंने। कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, हेटेरोजाइगस स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में स्किन कलर कैसा आएगा? रेड का, येलो आएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस होगा तो हेटेरोजाइगस स्थिति, स्किन कलर कैसा आता है? येलो ही आता है। यदि स्मॉल वाई का होगा तो कैसा कलर आता है? ब्राउन कलर। यहां से जनरेशन बनेगी उसको F2PD। यहां देखो रेशियो में क्या आ जाएगा? 2:1। 2 वाले कौन से हैं? ये हेटेरोजाइगस का। एक ऐसा बना है, रिसेसिव का बना है। तो ये रेशियो है, रेशियो ध्यान में रखना है। अब ध्यान ये है कि मेंडल ने जो पृथक्करण का नियम दिया था उसमें उन्होंने रेशियो दिया था 3:1। इसका कुछ अलग आ जाएगा। मेंडल के अनुसार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटाइप 3:1 आता है, परंतु लीथल जीन, घातक जीन के इफेक्ट से फिनोटाइप 2:1 आता है। ऐसा कैपिटल वाई रेट के डाइड होने से प्रोजेनी 3, 2 और 1 3 ही बनती है। अतः कैपिटल वाई येलो कलर डोमिनेंट रेट नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये बोल सकते हैं अपन, सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। आपका जो चैप्टर जेनेटिक्स था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो स्टार्ट करेंगे। यदि कोई इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, टेल मी। थैंक्स, हैव ए नाइस